बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ एक बार फिर वही नारा दोहरा रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। वो कह रहे हैं कि ये पूछा जाना चाहिए कि मुझे 93 में 99 में इक़्तिदार से क्यों निकाला गया, हालांकि हम बहुत अच्छे काम कर रहे थे। गोया मियां नवाज शरीफ एक बार फिर उसी बयानी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका इजहार उन्होंने पाकिस्तान आते ही मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करते हुए किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत को क्यों रुखसत किया गया और यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्हें चलने क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें एक बार फिर सिलेक्टेड कहकर मुखातब हो रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जो 3 बार नाकाम हो गया वो चौथी बार क्या करेगा। गोया उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ अपनी लफ्जा गोलाबारी मजीद तेज कर दी है। बिलावल भुट्टो ये भी कहते हैं कि एक बार भी सिलेक्ट होकर दिखा दें। गोया उन्होंने मियां नवाज शरीफ के तमाम इलेक्शन जिसमें वो जीत कर वज़ीर आज़म बने उस पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये इंतखाबी इन जलसों के दौरान जो पॉलिसी इख्तियार करती हैं उसका इजहार इंतखाबात के बाद भी हो सकेगा। आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई कि मियां नवाज शरीफ कुछ ही दिनों बाद दोबारा से एक बयानिया पकड़ लेते हैं और वही बयानिया कि मुझे क्यों निकाला, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी तोपों का सारा रुख मुस्लिम लीग नवाज की तरफ किए हुए हैं। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों जमातों की बजाय अब उसका नज़ला इस्टेब्लिशमेंट पर कहीं ना कहीं जाकर गिरता है। अगर देखा जाए नारे लगते हैं उनके कन्वेंशन में या तकारीर होती हैं तो उनका टारगेट भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट होती है। अब आने वाले दिनों में ये तीनों सियासी जमातें जो बड़ी सियासी जमातें तस्वर की जाती हैं इनके सियासी बयानिए क्या होंगे। असूली तौर पर तो अवाम ये पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कौन सी जमात अवाम के लिए क्या मंशूर लेकर आ रही है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या किया जाएगा। जो आज तक हम टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके वो हम कैसे करेंगे। मुल्क को इस मईशत की जो बोझ तले हम दबे हुए हैं जिस बुरी मईशत की वजह से इससे हम कैसे निकलेंगे। इस तरफ ध्यान शायद कम है लेकिन एक दूसरे के खिलाफ लफ्ज़ा गोलीबारा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ रखती है नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि अब्दुल्ला हमीद गुल तजियाकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि क्या ये इंतखाबात का ऐलान होते ही, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होते ही ये एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ामात लगना शुरू हुए हैं या जो इत्तेहाद बन रहे हैं ये लोगों की शमूलियत हो रही है उससे दोनों बड़ी सियासी जमातों को एक दूसरे पर एतराज़ात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब, नाज बलोच साहबा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। कैसर शेख साहब, मियां नवाज शरीफ हर 4 दिन बाद उसी बयानी की तरफ वापस लौट जाते हैं कि मेरी हुकूमत क्यों निकाली, मुझे क्यों निकाला गया, मेरी हुकूमत चलने दी जाती, मुल्क तरक्की कर रहा था। अब दोबारा से वही उसी तरफबाजी के वाक़यात को बयानात करके अपना बयानिया बनाना चाहते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था कि मुस्लिम लीग नवाज अवाम के सामने अपना मंशूर रखे, पीपल्स पार्टी रखे, PTI रखे, बाकी जमातें अवाम के सामने जाएँ और एक मंशूर लेकर जाएँ कि मुल्क की इस डूबती मैशत को बचाना कैसे है, आम आदमी को रोज़गार कैसे देना है, मुल्क के जो मामलात हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको कैसे बेहतर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने बड़ी तफसील से ये बात की। अब देखिए मैनिफेस्टो सब पार्टियों का तैयार हो रहा है, बजाय कि हम वो 5 साल पिछले हम दाया कर चुके यही टसल में जो हमने टसल की पार्टी ने, ख़ासकर PTI की सियासत तो थी टसल की, वो किसी के साथ ना बैठना चाहते थे ना वो सीरियस टॉक करना चाहते थे, तो ये तरीका तो फेल हो गया, अब सबको पता लग गया। मियां नवाज शरीफ साहब को ये कलक है कि वो समझ रहे हैं कि बहुत कुछ पाकिस्तान आगे जा रहा था लेकिन उसको रोका गया और वो 2017 के बाद आज 2023 का जो 6 साल का अरसा गुजरा है वो पाकिस्तान के जो तरक्की हो रही थी, चाहे वो 3.5 साल का PTI का दौर हो, चाहे 16-17 महीने की कोलिशन गवर्नमेंट हो, देखिए वो फिर वो बात बन नहीं सकी जो कि पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा था और जो हमारा ग्रोथ था। आज देखिए बात ये होनी चाहिए कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, ये UNDP की मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, 64 करोड़ गरीब लोग हैं और दुनिया की आबादी है 800 करोड़, यानी सारे अमीर और गरीब मुल्कों की एवरेज जो है 8% लोग गरीब हैं और 92% लोग गुर्बत की लकीर के ऊपर हैं। लेकिन हमारे यहाँ 24 करोड़ में से 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जो कि 38% होता है, यानी 100 में से 38 लोग
को ये पता नहीं है कि उन्होंने अपना किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और उनके लिए सारी जो भी तरक्की है और मादूम है ना, वो एजुकेशन 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। हम सब का तो टारगेट ये होना चाहिए, पूछना ही यही चाहिए हर एक से कि आप आएंगे, आप ये जो 9.5 करोड़ खरबत की लकीर के नीचे लोग हैं कितना कम करेंगे, आप आबादी में इजाफा जो हो रहा है वो किस तरह उसको देखेंगे, आप जो बच्चे 2.5 करोड़ स्कूल नहीं जा रहे उनको किस तरह स्कूल भेजेंगे, क्या कुछ किया। चीन में जाता था 1972 में पहली बार गया, वहां पे गुर्बत की इंतहा थी, मैंने खुद देखी अपने आंखों से, और आज उन्होंने 60-70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है, और हम नए गरीब पैदा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं सर इसमें, और क्या करते हैं आपके प्रोग्रामों में पार्टियों की बात है। जी मैं बस इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी आपका सवाल दुरुस्त है। मैं वही बात कर रहा हूँ नसरुल्लाह मलिक साहब कि हमारी सियासत तो ये होनी चाहिए ना, जैसे आपने खुद कहा, देखिए किसी पर हर बंदा आके अपनी पार्टी की कहता है कि हमने बहुत ज्यादा तरक्की, क्या नेट रिजल्ट क्या है। 1990 में इंडिया की ओवरऑल GDP हमसे 4 गुना थी, आज वो 23 साल बाद 13 गुना हो गई है। इंडिया का पर कैपिटा हमसे डबल हो गया है। अभी आप मुझे बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और इसके अलावा मैंने आपको निशानदेही कर दी। हमें तो यही एक दूसरे से सवाल करना, मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी में भी ये बात करता हूँ जो आप कह रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, हुआ क्या है। हम मिफ्ता इस्माइल को हमने वजीर खजाना बना दिया, मुझे उसका कोई बैकग्राउंड बता देना, कोई इलेक्ट होके आया, कोई लोगों के पास तो हम जा रहे हैं। मैं 31 साल से इस कोशिश में हूं कि मुल्क को के लिए क्या कुछ किया जाए, अपना बिजनेस यानी छोड़ छाड़ के मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर गली मोहल्ले में जाता हूं, इसी तरह बाकी लोग भी। मेरा मकसद इलेक्टेड आदमी, क्योंकि आपका आइन कहता है कि मईशत के मामला सारे जो है वो बजट में जो सारा है वो कौमी असम्बली वालों ने बनाना है, उसमें सेनेट का कोई रोल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कौमी असम्बली के पास ये चीज़ें आती ही नहीं है। तो नसरुल्लाह मलिक साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमें अभी भी समझ जाना चाहिए, ये झगड़े खत्म करने चाहिए, और हमें बैठ के मुफाहमत की सियासत कैसे होंगे जब इतनी महाजराई। मैं वापस आता हूं आपके कैसे शेख साहब, नाज बलोच साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कैंपेन जारी है, जलसों से वो खिताब कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो पिछली हुकूमत जो PTI की हुकूमत गुजरी जिस पे उनकी बड़ी तनकीद करते थे, वो उसको छोड़कर अब मियां नवाज शरीफ को टारगेट किए हुए हैं। वो कहते हैं सिलेक्टेड हैं, सिलेक्ट होने दोबारा जा रहे हैं, पहले भी सिलेक्ट हुए, कभी इलेक्शन नहीं जीते। इस माहौल में तो बहुत दूरियां बढ़ जाएंगी। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। नाज बलोच साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? गालबन नाज बलोच साहब से रब्ता मुंतकिल तो अब्दुल्ला उम्मीद गुल साहब, जो सवाल मैंने रखा था अभी शेख साहब के सामने, वही मैं नाज बलोच साहब से पूछना चाह रहा था कि इस किस्म की महाजराई हम पब्लिक को क्या दे रहे हैं, आवाम को हम क्या बता रहे हैं। कोई सिलेक्टेड कहता है, कोई कहता है जनाब इन्होंने हुकूमत नाकाम होनी है, कोई कहता है कुछ कर नहीं सकेंगे, माजी में कुछ नहीं हुआ, कोई मियां नवाज शरीफ कहते हैं मैं बहुत मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा रहा था। आम आदमी को इस बहस में उलझाया गया। आम आदमी तो आज भी रोजगार की तलाश में है, आम आदमी मुल्क की मैशत की बहाली चाहता है, आम आदमी इंसाफ चाहता है। इस तरफ तवज्जो देने की बजाय सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और आपके सामने बहुत सारे नशेब फराज आए, आपने हुकूमतों की कारकर्दगी भी देखी। बात यह है कि अगर इधर कहा गया कि 3 दफा वो आए और हमने देख लिया, तो सिंध में तो 3 दफा, वहां भी तो 15 साल इकट्ठे रहे आप, वहां भी हमने देख लिया। कराची के अंदर जो देखा वो अल्लाह ना करे किसी को भी दिखाए, जो थरपारकर के अंदर मौत का रक्श हुआ वो भी अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। बात ये नहीं है, बात यह है कि ये निजाम का जो एक डगमगाना है ये अच्छी बात नहीं है। और अगर अभी तक 70 साल के बाद भी हम निजाम का तयन कर रहे हैं तो फिर ये यकीनन लम्हा फिक्रिया है। लेकिन जो भी है फैसला कर लें। दूसरी बात यह है कि सिलेक्टेड, मेरे ख्याल में किसी को कहना या महाजराई की सियासत, पाकिस्तान महाजराई का इस टाइम पे मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये ना सियासी पार्टियों को सूट करेगा और ना ही जो है वो ये सिस्टम को सूट करेगा और ना ही पाकिस्तान के हवाले से कोई खैर का कलमा होगा। क्योंकि अगर अभी इस टाइम पे सिस्टम को डगमगाया, गो कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं, तो फिर बहुत मामलात जो है वो पेचीदा हो जाएंगे। क्योंकि मुल्क को सिक्योरिटी सूरत हाल का चैलेंज है। 60% बकौल निगरान वजीर आजम साहब के हमारे जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनके अंदर अबतरी आई है। और दूसरी तरफ सिलेक्टेड देखे ना, अभी जो इनके नाना थे
वो क्या अयूब खान साहब को क्या लिखते थे और उनकी काबीना में क्या थे, तो फिर वो कैसे आए थे, मतलब ना बात करें मादी के। अगर हम झरोकों के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, ना नून लीग को मिलेगा, ना मुझे मिलेगा, ना आपको मिलेगा, ना पीपल पार्टी को, और ना ही किसी और जमात को। अभी जरदारी साहब जो है वो अब से कुछ अर्सा कबल मखलूत हुकूमत की बात कर चुके, तो बेटा क्या बात कर रहा है, वालिद जो है वो क्या बात कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है मखलूत की हुकूमत की उन्होंने बात की। असल बात यह है कि कोई इस टाइम पे वाज़े अवाम के लिए पैकेज नहीं है, कोई इस तकलीफ से निकालने के लिए कोई इनके पास ना सिक्योरिटी सूरत हाल का प्लान है, ना इनके पास कोई मुआशी सूरत हाल का प्लान है, ना इनके पास जो है वो इस टाइम पे कश्मीर के हवाले से कोई प्लान है, और ना ही इनके पास जो है किसी किस्म की जो इंडस्ट्री को बूस्ट करने का प्लान है वो भी सामने नहीं नजर आ रहा है। इसलिए सिर्फ जातियात, मफादात और अपने जो इधर उधर केसेस और अपने मामलात को सीधा करना। अभी 9.5 करोड़ अवाम अगर सतह गुर्बत से नीचे रह रही है, तो मलिक साहब ये बताइए कि पहली हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की आई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या आखिरी वाली की? तो पहली की अच्छी थी, तो फिर बतदरीज कमी क्यों आई? इसी तरीके से मुस्लिम लीग की जो पहली हुकूमत थी उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी बनिस्बत के उसकी तीसरी हुकूमत, और फिर जो मुश्तरका हुकूमत पीडीएम की शक्ल में आई उसने तो मेरे ख्याल में कौम की चीखें निकलवा दी। और उस दौरान में जो पीटीआई की हुकूमत आई वो तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर क्या बात आदमी करे, वो तो अपने ही मुल्क के जो है वो वैरी हो गए। तो मकसद ये है कि इस टाइम पे मेहरबानी करके एक ऐसी फिजा कायम करें जिसके अंदर महाज आराई ना हो, बल्कि एक ऐसा सिस्टम हो जिससे अवाम को रिलीफ मिले, वरना ये अवाम आपको उठा के बाहर फेंक देगी। ठीक है नाज बलोच साहब, महाज आराई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तकारीर हैं, आपके बयानात हैं, और जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे एक बड़ा इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी यही लगाया करती थी कि इमरान खान साहब महाज आराई छोड़ें और मुल्क के लिए काम करें, मुल्क की तरक्की के काम करें, तरक्याती मनसूबे लेकर आएँ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसों में सवाए महाज आराई के कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह मलिक साहब, देखें बात यह है कि बिलावल भुट्टो जब बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली अवाम को एक रास्ता दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अवाम जो जिनको वोट करने का हक है और अवाम को वोट का हक भी देने वाले कौन है। आज पाकिस्तान की अवाम जो है, जो अभी गुफ्तगू थोड़ी देर पहले कुछ मैंने सुनी, पूरी गुफ्तगू तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन इस बात से कौन डिनाई कर सकता है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही पाकिस्तान के हर आम और खास को पासपोर्ट तक का हक दिलवाया, वरना इससे पहले पासपोर्ट तो लग्जरी हुआ करता था। आईने पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया, वो तो शायद किसी को याद नहीं आता। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू आने वाली पॉलिटिकल पार्टी है और बेकदर हमारी जो है कुर्बानियां हैं। इस बात में कोई हमारे दुश्मन भी इस बात से अग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी के खून के ऊपर जो है रंग के जमहूरियत पाकिस्तान में आई है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब एक आमिर को ललकारा, अपनी जान की कुर्बानी देकर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वो आई और पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत करके दिखाई। मुश्किल हालात में मुझे बताइए, कोई एक सियासी जमात अगर उसका लीडर जो है वो मौजूद ना हो, और जो हमारे साथ वाकया पेश आए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो सानिया हुआ जिसको हम आज तक नहीं भूल पाए, उसके बाद फौरन जब हम हुकूमत बना बैठे तो ऐसे में जो है कोई भी जितनी पुरानी पार्टी हो वो जो है सस्टेन नहीं कर पाती, लेकिन उसके बावजूद हमने BISP जैसे सक्सेसफुल प्रोग्राम दिए, 18वीं तरमीम, CPAC, ये तमाम चीजें जो पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। हम आम आवाम की जिंदगी में सहूलियात पैदा करके, एम्पावर करके, हम ज़राअत के ऊपर फोकस करके हम अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं और मईशत को सही सिमत में ले जाने के लिए हमेशा हमने एफर्ट की है। तो हमारे पास अपनी कारकर्दगी है, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कुछ काम करते हैं, तभी तो कारकर्दगी के सवाल नाज बलोच साहब, मेरा एक सवाल है कारकर्दगी के साथ। जब पीपल्स पार्टी इक्तदार में होती है, मुस्लिम लीग नवाज इक्तदार में होती हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफें करती हैं कि जी बड़ी हम जमहूरी पार्टी हैं, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने मिलजुल कर 16 माह अवाम को मुश्किलात से निकाला। इक्तदार से निकलती हैं तो मुस्लिम लीग नवाज को आप सिलेक्टेड कहते हैं, आप कहते हैं मियां नवाज शरीफ कभी मुंतखब होकर नहीं आए, हमेशा सिलेक्ट होकर आए। इक्तदार में बैठे हुए आपको ये कहने में क्या मसला था? देखिए नसरुल्लाह साहब, सियासी जमातें जब अलायंसेस फॉर्म करती हैं
तो आपको याद होगा कि हम उस वक्त पीडीएम से भी हम बाहर मौजूद थे, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे। अलबत्ता पिछली जो हुकूमत थी उसके अंदर एक अलायंस फॉर्मुलेट हुआ जिसके अंदर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कलीदी किरदार रहा और हमने मुल्क की बेहतरी के लिए ये अलायंस जो फॉर्मुलेट किया उसमें अपना हिस्सा डाला। और बात यह है कि जब ये मुश्किल वक्त जो है उससे हम बाहर निकले या उस हालात में भी जब मौजूद थे तो हम तब भी कहते थे कि हमारी सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। हम जब भी इलेक्शंस में जाएंगे हम अपने अपने पार्टी के मंशूर और अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर अवाम के पास जाएंगे। हमारे अपने अपने इंतखाबी निशान है, हमारे अपने सपोर्टर, हमारे वोटर्स जो है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से। हमारी पार्टी की कुर्बानियां और हमारी पार्टी के साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनकी जो वाबस्तगी है वो कोई साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल से नहीं है। ये तो एक सिलसिला भुट्टोइज्म का जो चलता आ रहा है, जो लोगों को जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आपने देखा कि आज बिलावल भुट्टो जब गए केपीके में और लोअर जीर में जब वो गए तो वहां पे आपने देखा किस तरह एक बुजुर्ग शख्स ने आके अपने जज्बात का इजहार किया। उनका रोना, उनके आंसू जो है बता रहे थे कि इसीलिए उनके दिलों में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो आज भी जिंदा है। आज भी जुल्फिकार अली भुट्टो का वो फलसफा लोगों के दिलों में जिंदा है, जिन्होंने भुट्टो साहब को देखा, जिन्होंने बीवी शहीद को देखा। तो हम अपनी जो पॉलिटिक्स है वो अवाम के लिए करते हैं और हमें जरूरत नहीं है, हमें हमारा अपना एक सियासी कद है, हमारा अपना एक स्ट्रक्चर है। हम अगर हमारी पार्टी की लीडरशिप अगर बात कर रही है तो हमारा कहना यह है कि जो गलतियां पीटीआई ने की, जो पीटीआई अपने साथ इदारों को टैग करके अवाम में तासुर देती थी कि कोई बहुत ही फेवरेट सियासी जमात है, और फिर आपने देखा कि 3 साल के बाद वही पीटीआई ने जो कारनामे अंजाम दिए, हम ये नहीं चाहते कि चीजें रिपीट हो। और हम ये समझते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इदारे हैं वो किसी एक सियासी जमात से वाबस्ता ना है ना हो सकते हैं। और उनकी तमाम तर मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के इदारे हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये पीटीआई ने जो गलती की उसी गलती को अगर पीएमएलएन समझती है कि अगर उनको एक क्लीन चिट दे दिया जाएगा तो ये तासुर देना हम समझते हैं मुनासिब नहीं है। बाकी ठीक है नाज बलोच साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। के साथ हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, हम अपनी पॉलिसीज में इख्तिलाफ रख सकते हैं, और मेरा ख्याल है ये एक सियासी अमल होता है। मैं एक ब्रेक से वापस आता हूँ, इसी पे बात करेंगे कि सियासी इख्तिलाफात तो है अपनी जगह पे, लेकिन क्या इलेक्शन होने के बाद फिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग जब दोबारा इकट्ठे होंगे या कोई मखलूत हुकूमत बनने का इम्कान होगा तो फिर ये बयानात जो आज अवाम में दिए जा रहे हैं इनकी हैसियत क्या रह जाएगी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।